नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज और आई शुड से एनालिसिस ऑफ दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे डेट इज 2020-2021। दोस्तों, इस ईयर के इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ने की एक बहुत ही खास वजह है जो कि आप सब जानते भी हो। दिस कोविड पैंडेमिक हैज चेंज द होल सोल सिचुएशन ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। और मैं सिर्फ भारत की ही अर्थव्यवस्था की क्यों बात करूं, यह तो हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को इस पैंडेमिक ने ध्वस्त करके रख दिया है। तो दोस्तों, इस साल का इकोनॉमिक सर्वे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस पूरे साल आपको इकोनॉमी से ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हर देश अब कोशिश करेगा, आप देखना आगे चल के, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स लगाने की। ये क्या होते हैं हम आगे चल के देखेंगे, मगर आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि सेल्फ सेंट्रिक होने की हर देश कोशिश करेगा। सेल्फ सेंट्रिक से मेरा मतलब है अपने आप को बचाने की, जो कि जरूरी भी है, राइट। तो यहां पे अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आपको देखने को मिलेगा कि जो अर्थव्यवस्था सर्वाइव कर पाएगी उसको फिट होना ही पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रुक। खैर दोस्तों, इस ईयर के इकोनॉमिक सर्वे को बिल्कुल हम उसी तरह जैसे हमने पिछली बार कवर किया था वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, इनके कुछ कुछ चैप्टर्स हम आगे पीछे करके पढ़ेंगे, मगर पढ़ेंगे सारे चैप्टर्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इकोनॉमिक सर्वे के वॉल्यूम 1 के चैप्टर 1 से। और इस चैप्टर 1 की जो थीम है वो थीम ही इस कोविड पैंडेमिक पे बेस्ड है। खैर, ये मैं आपको लेके चलूंगा जरूर, बट फर्स्टली मैं चाहता हूं कि आप इसका कवर पेज देखें, एज दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कवर पेज एवर हैज बीन डिजाइन फॉर द इकोनॉमिक सर्वे। पर्सनली मैं ये अपना ओपिनियन दे रहा हूं आपको। देखिए कितना खूबसूरत है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो आपको यहां पे फ्रंटलाइन वर्कर्स दिख रहे होंगे। ये वही फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिनके कारण आज मैं लेक्चर आपको डिलीवर कर पा रहा हूं और आप सुन पा रहे हैं, माइट बी। और साथ ही साथ ये हमारा प्यारा भारत बिल्कुल इनके बीचों बीच, जिन्होंने मिलके इस पूरे भारत को बचाया। और साथ ही साथ यहां पे आपको एक वी शेप्ड का फिगर और आई शुड से एक ग्राफ दिख रहा होगा, जिस ग्राफ को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली में ये ग्राफ जो है ये कॉन्सेप्ट है, ये वही कॉन्सेप्ट है जिसको आप में से बहुत सारे लोग बहुत टाइम से सुन रहे हो, मैं ये भी उम्मीद करता हूं। जी हां, इसका नाम है वी शेप्ड रिकवरी। ये कैसे है मैं आपको समझाऊंगा बहुत जल्द। और इसी के साथ आपको यहां पे एक बैलेंसिंग वेट दिख रहा होगा जो कि कोरोना वायरस पे टिका हुआ है। खैर, इसको भी समझेंगे, बट लेट मी फर्स्टली टेल यू अबाउट दिस वी शेप्ड रिकवरी, जिसको कि आप बहुत टाइम से सुन रहे हो, आप सब जानना भी चाहते हो, मैं ये उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों, ये वी शेप्ड रिकवरी क्या है? अगर फॉर एग्जाम्पल मैं वाई एक्सिस पे ग्रोथ को लिख दूं और बिल्कुल उसी तरह मैं एक्स एक्सिस पे टाइम पीरियड लिख दूं, तो क्या आप देख पा रहे हो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी ग्रोथ रेट पहले गिरी, और न सिर्फ गिरी, अगर आप ध्यान से देख पाओगे तो इट्स अ वेरी स्टीप डिक्लाइन। स्टीप डिक्लाइन का मतलब होता है एकदम से गिर जाना, बट ऑल्सो यू मस्ट सी दैट हमारी जो इकोनॉमी है इट गेन मोमेंटम और एक और स्टीप ग्रोथ देखने को मिली। अगेन, जैसे स्टीप डिक्लाइन का मतलब एकदम से गिर जाना होता है, वैसे ही स्टीप अपवर्ड ट्रेंड का मतलब एकदम से बढ़ जाना होता है। और इसी को वी शेप्ड रिकवरी कहा गया कि इकोनॉमी का एकदम से गिर जाना जो कि इस पॉइंट पे आके रुकी और आगे बढ़ने लग गई। तो ये क्यों हुआ था? इसका कारण भी आप सब जानते हो। इसका कारण है ये लॉकडाउन। अब दोस्तों, यहां पे जब हम पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग इस लॉकडाउन का ही एनालिसिस करेंगे। हम यहां पे लॉकडाउन का किस पर्सपेक्टिव में एनालिसिस करेंगे, हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर ये लॉकडाउन नहीं लगाया होता तो हमारे क्या नुकसान हो सकते थे, हमने जो लॉकडाउन लगाया उसके क्या एडवांटेजेस हुए, इस लॉकडाउन के कारण
क्या हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी थम गई? हम देखेंगे हाँ। मगर क्या इसके कारण हमने बहुत सी जिंदगियां बचा ली? हम देखेंगे बिल्कुल हाँ। तो इसी थीम पे हमारा पहला चैप्टर वॉल्यूम 1 का होगा। खैर, मैं अभी ये उम्मीद करता हूं कि वी शेप्ड रिकवरी को आप सब बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके हो कि कैसे यहां पे स्टीप डिक्लाइन ट्रेंड और अपवर्ड ट्रेंड हमको देखने को मिलता है। तो यहां पे ग्रोथ रेट और टाइम पीरियड के साथ में आपने ये चीजें समझी। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको इस पूरे कवर पेज पे थोड़ा सा और आगे लेके चलना चाहता हूं, जहां पे आप, मैं उम्मीद करता हूं ये देख पा रहे हो, ये बेसिकली कोरोना वायरस है। अब इस कोरोना वायरस पे एक बैलेंसिंग वेट टाइप आप चीजें देख पा रहे हो, जहां पे एक जगह आपको दिखाने की कोशिश की है रिस्क एसोसिएटेड विद दिस कोरोना वायरस एंड ऑल्सो इफ देयर इज एनी अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल हाँ हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं, या मैं बोलूं हमारी गवर्नमेंट की थ्रस्ट की वजह से हमें ये अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। इनको हम पढ़ेंगे फ्यूचर लेक्चर्स में। मगर टू सम अप इन अ शॉर्ट मैनर, हमको यहां पे देखने को मिला दोस्तों, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, वी सॉ अ वेरी स्टीप डिक्लाइन इन आर इकोनॉमी, इन आर ग्रोथ रेट आई मीन, जिसने हमारी इकोनॉमी को रोक सा दिया, स्टैग्नेंट हो गई हमारी इकोनॉमी। और दोस्तों मैं सिर्फ हमारी इकोनॉमी की बात क्यों करूं, हम तो जानते हैं वर्ल्ड ओवर रिसेशन जैसी सिचुएशन, और मैं सिचुएशन ना बोल के ये भी बोल दूं अगर कि वर्ल्ड ओवर सारी कंट्री रिसेशन से गुजर रही हैं, तो भी बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो हम ये देख पाएंगे कि सबसे बड़ी रिस्क जो थी लॉकडाउन से, वो हमारी इकोनॉमी की स्टैग्नेंसी थी, जो कि हुई। यहां पे बहुत बड़े बड़े लॉस हुए लोगों को, क्योंकि दोस्तों यहां पे जब हम निकल ही नहीं पाएंगे तो हम किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को स्वरूप कैसे देंगे, या किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व कैसे होंगे। बिल्कुल इसी कारण से हमारी इकोनॉमी रुक गई, या इसमें बहुत बड़ी रिस्क एसोसिएटेड थी जो हमको भुगतना पड़ी। दूसरी सबसे बड़ी रिस्क ये थी इस कोरोना पेंडेमिक के चलते कि अगर हम इस लॉकडाउन को नहीं लगाते तो हमारी हेल्थ जो है वो हमारे हाथ से चली जाती, एंड वी वुड माइट बी वी हैड ऑलरेडी लॉस्ट सो मैनी लाइफ्स टिल नाउ, अगर हम प्रॉपर लॉकडाउन नहीं लगाते तो तीसरी जो सबसे बड़ी रिस्क थी वो थी लोगों की जिंदगियां। और जैसा कि हम जानते ही एक बहुत अच्छा मुहावरा, जान है तो जहान है, और इसी चीज को हम इस वॉल्यूम 1 के चैप्टर 1 में पढ़ेंगे भी। खैर, इसी के साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज भी थी दोस्तों। वॉट एवर द रिफॉर्म्स वी हैव अंडरटेकन विद इन दिस कोविड पैंडेमिक, जिसने हमारी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आए, वो हम पढ़ेंगे कि कैसे हमने जब एमएसएमई की डेफिनेशन को चेंज किया, कैसे हमने और भी जो पब्लिक हेल्थ के पॉलिसीज, या मैं बोलूं पब्लिक हेल्थ की तरफ काम करना शुरू किया, एक्सपेंडिचर बढ़ाया। तो ये बहुत सराहनीय काम हमने किया, जो कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह हमारे सामने आया। इसको हम फ्यूचर लेक्चर्स में पढ़ेंगे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हमने देखी, कैसे रैम्पेंट तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने बढ़ाने की कोशिश करी। हमने एक बहुत बड़ा पैकेज हमारी गवर्नमेंट को लाते हुए देखा बाय द नेम आत्मनिर्भर भारत पैकेज, हम इसकी बात करेंगे। एंड द वैक्सीन विच इज प्रोवाइडिंग अस द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस टाइम टू बिकम अ बिग ब्रदर फॉर दिस होल वर्ल्ड। दोस्तों आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि करंटली वी आर प्लेइंग द रोल ऑफ वैक्सीन डिप्लोमेसी। हम वैक्सीन डिप्लोमेसी को यूज कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आज भी हमारे पास इतने सफिशिएंट डोजेज नहीं है कि हम हमारे ही लोगों की इस वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। मगर आपको उसके बाद भी ये पता होगा कि देन टू वी आर ट्रांसपोर्टिंग द मेडिसिन टू अदर नेशंस, वेदर बी इट ब्राजील, वेदर बी इट आर नेबरिंग नेशंस नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एक्सेट्रा। हम यहां पे वैक्सीन डिप्लोमेसी के थ्रू एक वो बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं इन नेशंस के साथ में, जो कि हम कर रहे हैं, विच इज नेवर बी फॉरगेटेड। तो खैर, ये दोस्तों मैं चाहता था कि आप सब मेरे साथ मिलकर देखो कि किस तरीके से ये पूरा कवर पेज डिजाइन किया है, और जितने अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपको ये कवर पेज बिल्कुल उतना ही अच्छा लगा होगा जितना मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं इस वॉल्यूम 1 के चैप्टर 1 को, जिसकी हेडिंग है
सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स एमिड्स अ वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस। और जैसा कि आप महाभारत का कोट भी देख पा रहे हो, सेविंग अ लाइफ डेट इज इन जियोपार्डी इज द ओरिजिन ऑफ धर्म। हमारे धर्म का ओरिजिन ही है कि अगर कोई जिंदगी संकट में है तो पहले उससे बचाया जाए। तो दोस्तों, जान है तो जहान है, यह कथन यहां पे बिल्कुल सिद्ध हो रहा है। खैर, जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने यहां पे ट्रेड ऑफ लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम लोगों की जिंदगियां बचा लें या लोगों की लाइवलीहुड बचा लें। हमने ऑप्ट किया लोगों की जिंदगियां बचाना, और इसी कारण से यहां पे इस चैप्टर को आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है कि यहां पे क्या क्या हमारे सामने नुकसान हो सकते थे अगर हम जिंदगी को नहीं चूज करते, और क्या क्या हमारे साथ नुकसान हो चुके हैं क्योंकि वी हैव नॉट गिवन द प्रेफरेंस टू लाइवलीहुड। इसी को बोला गया है ट्रेड ऑफ। और साथ ही साथ इस चैप्टर की हेडिंग में दिया हुआ है एमिड्स अ वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस। ये एक ऐसे क्राइसिस, एक ऐसे पेंडेमिक की हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे जो कि 100 साल में आपके सामने एक बार आता है। तो यहां पे हम देखेंगे कि क्यों इस पर्टिकुलर क्राइसिस को वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस बोला गया है। तो दोस्तों, हमें यहां पे देखना पड़ेगा कि क्यों इस कोविड पेंडेमिक को वंस इन अ सेंचुरी ग्लोबल क्राइसिस बोला गया है। क्योंकि एक ऐसा यूनिक रिसेशन है जो, या फिर जिसमें 90% ऑफ कंट्रीज जो हैं उसको में एक्सपीरियंस किया जा रहा है कि दे वर कॉन्ट्रैक्टिंग और देयर जीडीपी इज कॉन्ट्रैक्टिंग, और जीडीपी पर कैपिटा इज कॉन्ट्रैक्टिंग। अब यहां पे एक पूरी साइकिल डिजाइन कर सकते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि इंडिया गॉट हिट बाय द कोविड पेंडेमिक, जो कि हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि हमारी जो कंट्री थी वो 3 महीने के स्ट्रिक्ट इंटेंस लॉकडाउन में रही, ठीक है। इसी के साथ साथ हम तो ये भी जानते हैं कि वी आर द मेजर इंपोर्टर ऑफ ऑयल एंड वेरियस अदर कमोडिटीज विच वी यूज एज रॉ मटेरियल। तो मैं मान लेता हूं कि मैं कोई भी रॉ मटेरियल बहुत सारे देशों से परचेस करता हूं, जो कि हम करते हैं। मगर क्योंकि हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से 3 महीने के लिए रुक गई, तो क्या हमने रॉ मटेरियल परचेस करे? हमने रॉ मटेरियल परचेस नहीं करे। तो जब हमने रॉ मटेरियल परचेस नहीं करे, मतलब कि मार्केट से हमने डिमांड को कम कर दिया। और मैं सिर्फ हमारी ही बात क्यों करूं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम भी तो एक्सपोर्ट करते थे ना बहुत सारे वेस्टर्न नेशंस को, मगर क्योंकि वो तो हमसे भी ज्यादा बुरी तरीके से हिट हुए इस कोविड पेंडेमिक में, तो उन्होंने इंपोर्ट करना बंद करा, मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स भी कम हो गए। तो यहां पे एक कंट्री से ये पूरी चेन शुरू होके आखिरी कंट्री तक इस पूरे वर्ल्ड की, और इसी कारण से क्योंकि सब अफेक्ट हुए, तो यहां पे आपको 90% कंट्रीज में जीडीपी पर कैपिटा गिरती हुई दिखी या कॉन्ट्रैक्ट होती हुई दिखी। तो इसी कारण से इसको वंस इन अ सेंचुरी ग्लोबल क्राइसिस कहा गया है। इसी के साथ दोस्तों, यहां पे जैसा हमने देखा कि हमने लाइव्स को ज्यादा फोकस दिया या लाइव्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना बजाय लाइवलीहुड के, इसी कारण से हमने इसको कहा है शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन। क्योंकि इस शॉर्ट टर्म पेन मतलब कि इस थोड़े समय के लिए इकोनॉमी की स्टैग्नेंसी को तो हम वापस ले आएंगे ट्रैक पे, मगर अगर बहुत बड़ी तादाद में हम लोगों को खो देते तो ये बहुत लॉन्ग टर्म गेन होता, ऐसा हमारा मानना है, ठीक है। और इसी तर्ज पे हमने सेविंग अ लाइफ डेट इज इन जियोपॉडी इज द ओरिजिन ऑफ धर्म, ये कोट देखा। फिर आगे चलते हुए दोस्तों, यहां पे हमको इकोनॉमिक सर्वे ये बताने की कोशिश करता है कि जो हमने लॉकडाउन इंपोज किया था, ये जो लॉकडाउन था ये एपिडेमोलॉजिकल और इकोनॉमिक रिसर्च पे बेस्ड था, जो कि हमने स्पेनिश फ्लू से लिया था। यहां पे हमने ये बहुत सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाने की कोशिश की है हमको इकोनॉमिक सर्वे ने कि ये जो इंटेंस लॉकडाउन हमने लगाया था ये एक विन विन स्ट्रेटेजी थी टू सेव लाइव्स ऑफ आवर पीपल एंड ऑल्सो टू प्रिजर्व लाइवलीहुड। क्योंकि दोस्तों ऐसा माना गया है कि अगर इतना इंटेंस लॉकडाउन हम जिस टाइम पे हमने लगाया अगर नहीं लगाते तो हमको रिकवर होने में बहुत समय लग जाता। ऐसा आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो अभी हमने जस्ट वी शेप्ड रिकवरी की बात की थी ना,
वो वी शेप्ड रिकवरी इस कारण से हो पाई क्योंकि हमने टाइमली लॉकडाउन लगा दिया था। हमारे इकोनॉमिक रिसर्च का और एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च का ये मानना है कि अगर हम लॉकडाउन को बहुत बाद में लगाते तो ये जो स्टीप ग्रोथ हमको देखने को मिली जैसे ही हमने लॉकडाउन खोला, वो हमको देखने को नहीं मिलती। इसी के साथ यहां पे हमारा जो लॉकडाउन है उसकी टाइमिंग को हमें बताया गया है विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम आगे चल के देखेंगे। और साथ ही साथ ये जो लॉकडाउन है ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि ये इंडिया की यूनिक वल्नरेबिलिटीज को कर्टेल करने के लिए जरूरी था इस पेंडेमिक से। जैसे सबसे पहला अगर मैं आपको बताऊं, इस पेंडेमिक का नेटवर्क इफेक्ट, क्योंकि इस पेंडेमिक का जो स्प्रेड है वो होल सोलली डिपेंड करता है नेटवर्क इफेक्ट से या अफेक्ट होता है नेटवर्क इफेक्ट से। और क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जिसके कारण एक बहुत बड़ा हमें डर था कि ये पेंडेमिक बहुत जल्दी हमारी कंट्री में स्प्रेड हो जाएगा। दूसरा कारण ये है कि ये जो पेंडेमिक है ये ह्यूमन ह्यूमन कांटेक्ट से होता है, और क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, स्पेशली एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अवेल भी नहीं कर सकते खुद के एक्सपेंडिचर पे। ये दूसरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्रिएट करता है हमारे सामने। और इस पेंडेमिक से हमें डराया इसने कि अगर आपके इतनी पॉपुलेशन है तो आप झेल ही नहीं पाओगे। इसी के साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि भले ही हमारे यहाँ पे एवरेज एज जो है वो लो है। अब एवरेज एज लो होने का क्या मतलब है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं हम अपने आप को, डेमोग्राफिक डिविडेंड, यही बोलते हैं। जहां पे हम 16 से 59 या 64 एज ग्रुप, क्यों बोलते हैं इस एज ग्रुप को डेमोग्राफिक डिविडेंड? क्योंकि ये वर्किंग एज पॉपुलेशन है एंड वी हैव द हाईएस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड इन दिस होल वर्ल्ड। क्लियर हो रही है? और जिस देश में नहीं होता है उसमें क्या करता है, जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं देना चाहूं, चाइना। आपको पता होगा चाइना हैज जस्ट रिसेंटली एब्रोगेटेड देयर वन चाइल्ड पॉलिसी। क्यों करा? क्योंकि यहां पे जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो सुपरसीड कर गई थी या ज्यादा हो गई थी वर्किंग एज पॉपुलेशन के। तो अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन ही आपके देश में नहीं होगी तो डेवलपमेंट कौन करवाएगा? क्लियर हो रही बात? तो यहां पे ये चीज हमको देखने को मिली। अब दोस्तों यहां पे इंडिया का जो एल्डरली पॉपुलेशन है उसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मतलब कि हम अभी क्या चीजें देख रहे हैं, हम ये चीजें देख रहे हैं कि इस पेंडेमिक से हमको क्या क्या थ्रेट्स थे। सो बेसिकली वी आर लुकिंग टू द थ्रेट्स फ्रॉम दिस पेंडेमिक। क्लियर? अब दोस्तों अगर हम एल्डरली पॉपुलेशन की बात करें तो आप तो बोलोगे, अभी आपने बोला कि ओल्ड एज पॉपुलेशन तो चाइना में ज्यादा, हाँ ठीक है, चाइना में ज्यादा हो गई, उन्होंने वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी हटा दी। मगर देन टू अगर हम हमारी कंट्री की एल्डरली पॉपुलेशन की बात करें दोस्तों, तो अगर ओवरऑल पॉपुलेशन में हम लोग देखें तो हमारे यहां पे वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है, नो डाउट। मगर अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स में देखें तो हमारे यहां पे एल्डरली पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको वापस से समझाता हूं। मान लीजिए कि हमारे देश में सिर्फ 100 लोग रहते हैं, ठीक है। इन 100 लोगों में से 70% यंग एज पॉपुलेशन है और 30% ओल्ड एज पॉपुलेशन है। इसका मतलब 70 लोग यंग हैं और 30% लोग हमारे यहाँ पे ओल्ड एज है। मगर ये जो 30 लोग हैं ये भी बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे एब्सोल्यूट नंबर्स इसको बोला जाता है कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो हमारे यहाँ पे इन एब्सोल्यूट नंबर्स बहुत ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज। और अगर हम ये इंटेंस लॉकडाउन नहीं लगाते टाइमली तो इट कैन अफेक्ट द लाइव्स ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शन। जैसा कि आप जानते हो ओल्ड एज पीपल वल्नरेबल सेक्शन में आते हैं। और फाइनली एक सबसे बड़ा लैक्यूना जो हमको इस पेंडेमिक ने समझाया वो है हमारा ओवरबर्डन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि हमारे यहां पे एक ह्यूमंगस सप्लाई डिमांड का मिसमैच है, और अगर हमारे यहां पे इटली जैसे हाल हो जाते दोस्तों तो यू कांट इमेजिन द सिचुएशन इन आवर कंट्री ऑफ आवर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हम फट जाते लिटरली, अगर एक वर्ड में मुझे समअप करना हो तो।
तो दोस्तों क्योंकि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना सक्षम नहीं था, जिसको हमने सक्षम बनाया लॉकडाउन लगा के। जितना टाइम हमारे पास था हमने बेड्स अवेलेबल करवाए, हमने वेंटिलेटर्स अवेलेबल करवाए और हमने वो सारी चीजें करी कि लॉकडाउन खुलने के बाद में अगर ये पेंडेमिक बहुत रैपिडली स्प्रेड होता है तो हम इससे किस तरीके से निपटेंगे। और साथ ही साथ हमने इस दौरान करोड़्स ऑफ केसेस को और सेवरल थाउजेंड ऑफ डेथ्स को बाय सेवरल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इन मार्च एंड अप्रैल, जो कि रिफ्लेक्ट कर सकता था कंसर्न्स रिगार्डिंग दिस पेंडेमिक, उसको स्टडी किया, इसकी वल्नरेबिलिटीज को स्टडी किया और हमने अपने खुद के लिए इस चीज को लेके टाइम लिया। तो यहां पे इसको थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट कर पाऊं तो यहां पे आपको मैं इसके थ्रू दिखाना चाहूंगा कि सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स एमिड्स अ वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस को किस तरीके से हमने ट्रेड ऑफ किया बिटवीन सेविंग लाइफ वर्सेस सेविंग लाइवलीहुड्स, जिसमें हमने देखा कि जिंदगियां बचाने की क्या जरूरत थी। जहां पे मैंने आपको यह बताया वी हैव अ वेरी हाई पॉपुलेशन, ऑल्सो वी हैव अ वेरी हायर पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। इसी के साथ हमारे सीनियर सिटीजन्स का एब्सोल्यूट नंबर में बहुत ज्यादा होना और पुअर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर होना। इसी कारण से हमारी जो एपिडेमोलॉजिकल और इकोनॉमिक रिसर्च थी उन्होंने फाइनली ये रीजन दिया कि हमने इस कारण से इंटेंस लॉकडाउन लगाया इतनी पहले। और साथ ही साथ इन द सेविंग लाइवलीहुड सेक्शन हमको यह देखने को आया कि हमारी इकोनॉमी वेंट थ्रू अ स्लो डाउन। साथ ही हमें दो शॉक लगे, एक डिमांड साइड से और एक सप्लाई साइड से। आपको पता होगा दोस्तों कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन हमारी जो सप्लाई चेन थी वो पूरी तरीके से ब्रेक हो गई थी, जिस कारण से हमें फूड इन्फ्लेशन देखने को मिला था। ये फूड इन्फ्लेशन का कारण सप्लाई चेन का ब्रेक हो जाना ही था। मतलब कि इस सप्लाई चेन के थ्रू दो चीजें हो सकती थी। एक तो ये होता है कि हमारे यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है वही कम होती फूड ग्रेन्स की, जो कि केस नहीं था। अवेलेबिलिटी थी मगर इसकी सप्लाई ना हो पाना प्रॉपर। इसका मतलब डिमांड अगर कांस्टेंट भी रहती है, एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूं डिमांड अगर कांस्टेंट भी है और सप्लाई नहीं हो पा रही है तो ये भी इन्फ्लेशन को राइज करता है। इसको कहा जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड कांस्टेंट होना, इस कारण से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसी के साथ हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे 90% वर्कफोर्स जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से बिलोंग करती है। इनफॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसके पास किसी भी तरीके की कोई सोशल सिक्योरिटी ना हो। जैसे सोशल सिक्योरिटी में इंश्योरेंस कवर आ जाता है, सोशल सिक्योरिटी में पेंशन आ जाती है। इस तरीके की कोई भी सोशल सिक्योरिटी इस इनफॉर्मल सेक्टर के पास नहीं होती है एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स मेजोरिटी ऑफ आवर वर्कफोर्स, और मेजोरिटी ऑफ आवर वर्कफोर्स इज इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। इसी के साथ हमको यहाँ पे देखने को मिला कि पीपल वर स्लिपिंग डाउन टू द बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी। हमारे यहाँ पे जितनी मेहनत हमने लोगों को हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठाने में की थी, हमने यहाँ पे वापस देखा कि हमारे वही लोग वापस बिलो पॉवर्टी लाइन पे शिफ्ट हो रहे हैं। और एक बहुत ही बड़ी डिबेट हमारे सामने हमको इस पूरे पेंडेमिक में जो देखने को मिली, अब हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। और वो डिबेट और कुछ नहीं बल्कि थी वेदर वी आर इनटू रिसेशन और वी आर टूवर्ड्स द स्लो डाउन ओनली। तो दोस्तों चलिए चलते हैं स्टैटिक कॉन्सेप्ट पर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या फर्क है स्लो डाउन, रिसेशन और डिप्रेशन में। मैं आपको बहुत ही ल्यूसिड मैनर में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे स्लो डाउन पे। दोस्तों इवन बिफोर दिस कोविड पेंडेमिक हिट टूवर्ड्स आर इकोनॉमी वॉज इनटू द स्लो डाउन। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात पता होगी। हमारी इकोनॉमी इस कोविड पेंडेमिक के पहले से स्लो डाउन से गुजर रही है। स्लो डाउन का मतलब क्या होता है, यहां पे आपको सिर्फ ध्यान रखना है जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में। अगर जीडीपी की ग्रोथ रेट यहां पे कम हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, स्लो डाउन। मतलब कि जीडीपी बढ़ने की दर में अगर कमी आ रही है तो वो स्लो डाउन कहलाएगा। ध्यान रखिएगा यहां पे जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है, मैंने बिल्कुल नहीं बोला कि नेगेटिव में चली गई है। मेरा मतलब था बोलने का कि अगर हम मान लो पहले 7% से ग्रो कर रहे थे और अब 5% से ग्रो कर रहे हैं
दैट मीन वी आर और वी हैव एंटर्ड इनटू स्लो डाउन। चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए। इसके बाद रिसेशन। यहां पे आपको जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है, अब मैं ये बोल रहा हूं कि जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव में चले जाना, और न सिर्फ नेगेटिव में चले जाना बट द ग्रोथ रेट इन नेगेटिव रिमेन फॉर 2 consecutive terms. For 2 consecutive terms, if our GDP growth rate remains negative, then we call it a recession. अब इसी कारण से आपको चलिए खुशखबरी भी सुना दी जाए। Q3 के हमारे पास रिजल्ट आए हैं। अच्छा, मैंने आपको ये तो बताया नहीं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब कौन सी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, मतलब कि 2 क्वार्टर। अच्छा, फिर ये भी आपको बताना पड़ेगा 2 क्वार्टर का मतलब क्या है। एक क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ्स। अच्छा, फिर आपको यह भी बताना पड़ेगा कि Q1, Q2 और Q3 क्या है, क्योंकि मैंने अभी आपको Q3 बोल दिया सीधे, और मैं एक अच्छी खबर भी सुनाने वाला हूं। तो चलिए यहां पे ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। हमारा होता है एक फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर शुरू कब से होता है ये भी हम जानते हैं, ये होता है 1 अप्रैल से शुरू। तो हमारा पहला क्वार्टर कब शुरू होगा, हमारा पहला क्वार्टर शुरू होगा 1 अप्रैल से। तो अप्रैल में जून, ये पहला क्वार्टर हो गया। फिर वैसे ही जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर हमारा तीसरा क्वार्टर। और मैं इस तीसरे क्वार्टर की आपको खुशखबरी सुनाने जा रहा हूं कि हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो इस Q3 में 0.4% आई है। इसका मतलब वी आर आउट ऑफ द रिसेशन। और ये आपने कॉन्सेप्ट समझा, रिसेशन क्या होता है, देखा कितना आसान था। तो चलिए अब हम बात करते हैं डिप्रेशन की। और ये डिप्रेशन बिल्कुल उसी तरीके का डिप्रेशन है जैसा हमको सर दर्द होता है, ठीक है। तो इसको अगर मैं एकदम किसी लेमैन व्यक्ति को समझाता ना, तो पता है कैसे समझाता। स्लो डाउन एक गंभीर सिचुएशन है, रिसेशन इससे बड़ी, और डिप्रेशन एकदम बहुत बड़ी गंभीर सिचुएशन है या बहुत बड़ा सरदर्द है। तो स्लो डाउन थोड़ा कम सरदर्द, रिसेशन उससे बड़ा सरदर्द, और डिप्रेशन सबसे बड़ा सरदर्द। खैर, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे हो। इसके बाद हम लोग अब बात करते हैं डिप्रेशन। ये डिप्रेशन क्या होता है। अब दोस्तों यहां पे भी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है ना, वो नेगेटिव ही रहती है। बस फर्क ये है, अब ऑफकोर्स ये तो आपको मैं नहीं भी बताऊं तो आप समझ जाओगे कि इससे ये ग्रूसम सिचुएशन होने वाली है। तो बिल्कुल वैसे ही होगा। हमको यहां पे देखने को मिलेगा कि यहां पे अगर ग्रोथ रेट 10% से भी नीचे तक चली जाए और ऐसी सिचुएशन मेंटेन हो जाए 3 साल तक, तो इसको हम डिप्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है। ग्रोथ रेट नेगेटिव में चली जाए 10% एंड इट रिमेन देयर फॉर 3 इयर्स, तो वी कॉल इट डिप्रेशन। हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल आपके दिमाग में आ रहा है, मैं जानता हूं कि यार फिर अब सब बता ही रहे हो तो ये भी बता दो कि ग्रेट डिप्रेशन को ग्रेट डिप्रेशन क्यों बोलते हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है, सिर्फ डिप्रेशन क्यों नहीं बोलते हैं। हाँ, बिकॉज दिस सिचुएशन विच हैपेंड इन 1929 which we call or remember as Great Depression, there the situation lasted for near about 10 years. Yes, you heard it right. यहां पे ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट की सिचुएशन है नेगेटिव में जाना, ये 10 साल तक मेंटेन हो गई थी, और इसी कारण से हमने इसको द ग्रेट डिप्रेशन बोला, ताकि जब भी ग्रेट डिप्रेशन की बात हो लोग अपने आप समझ जाए बिना बताए कि 1929 के फेज की बात चल रही है। क्लियर हो रही दोस्त आपको बात। तो यहां पे हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डील करने की कोशिश करी। तो चलिए दोस्तों, हम वापस से चलते हैं हमारे इकोनॉमिक सर्वे पे, वेयर फ्रॉम अ प्लिथोरा ऑफ एविडेंस, बहुत सारे एविडेंसेस के थ्रू ये सर्वे हमको डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है कि इस स्ट्रेटेजी को अपना के हमारे क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं, और कैसे इंडिया ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है फ्रॉम द शॉर्ट टर्म ट्रेड ऑफ बिटवीन लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसा हमने यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना शुरू किया था, हमने शुरुआत में देखा था कि जो नेचुरल नंबर ऑफ केसेस और डेथ्स हैं जो कि अक्रॉस द कंट्रीज एक्सपेक्टेड थी, उसको यहाँ पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ेंगे। साथ ही यहाँ पे हमने ऑलरेडी देख लिया है कि पॉपुलेशन डेंसिटी, डेमोग्राफिक्स, जो टेस्ट कंडक्ट हो रहे थे हमारे यहाँ पे, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसे क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किसी भी पेंडेमिक या इस पर्टिकुलर पेंडेमिक में, ये हमने देखा। और साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा, जिसमें आपको ये दिखाया गया है कि इन सारे मेजर्स के थ्रू और इंटेंस लॉकडाउन के थ्रू इंडिया हैज रेस्ट्रिक्टेड द कोविड-19 स्प्रेड बाय 37 लाख केसेस, और हमने 1 लाख से भी ज्यादा जिंदगियों को बचा लिया।
जिसमें हमें कुछ फैक्ट बताए गए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, दे हैव रेस्ट्रिक्टेड द केस, स्प्रेड द बेस्ट, और वर्स्ट परफॉर्मिंग अगर हम लोग स्टेट की बात करें तो उसमें महाराष्ट्र का नाम इन्होंने शोकेस किया है, जिसमें अंडर परफॉर्म किया है। और साथ ही साथ केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है, दे हैव सेव्ड द मोस्ट ऑफ द लाइव्स। मगर यहां पे मैं आपको एक थोड़ा सा अपना व्यू पॉइंट बताना चाहूंगा। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि केरला जो है, इसमें अभी सबसे ज्यादा केसेस कोविड पैंडेमिक के लिए निकल रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है ऐसा? मैं सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूं, माइट बी पॉसिबल आप बहुत ओवरवेल्म्ड हो गवर्नमेंट के इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे, आई एम नॉट अपोजिंग इट, मगर मुझे यहां पे लगता है कि ये जो वेरिएबिलिटी है ना विद इन स्टेट्स, ये आ रही है क्योंकि टेस्ट जो कंडक्ट किए गए थे वो अलग अलग लेवल पे किए गए थे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूं, पहले आपको पता होगा कि दिल्ली में केसेस बहुत कम आ रहे थे, मगर जैसे ही टेस्टिंग को रैंप अप किया गया वैसे ही केसेस बहुत ज्यादा आने लगे। और क्योंकि दोस्तों इस पैंडेमिक को रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है टेस्टिंग, टेस्टिंग एंड टेस्टिंग। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चीफ हैज सेड दिस, कि आप जितनी ज्यादा टेस्टिंग करेंगे, आप जितने ज्यादा लोगों को देख पाएंगे कि किसको ये वायरस हिट कर गया है, उतने लोगों को आप ट्रीट कर पाएंगे और उतना इसका स्प्रेड आप रोक पाएंगे। तो यहां पे दोस्तों ये देखा गया था कि बहुत सारी स्टेट्स अंडर परफॉर्म इसलिए कर रही हैं क्योंकि ये टेस्टिंग बहुत रैंपेंट लेवल पे कर रही है, मतलब बहुत ज्यादा लेवल पे कर रही है, जिसमें महाराष्ट्र को एक अचीवर माना जा सकता है क्योंकि ये बहुत अच्छे लेवल पे टेस्ट कर रहे थे। और क्योंकि महाराष्ट्र एक बहुत हाईली डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है, तो इसी कारण से इनकी इतनी टेस्टिंग के बाद भी ये अंडर परफॉर्म आती है। और खैर, जैसा कि मैंने आपको बताया, केरला में सबसे ज्यादा केसेस निकल रहे हैं, तो इस चीज को आप इससे देख भी सकते हो। चलिए खैर, यहाँ पे हमें इकोनॉमिक सर्वे ने तो सिर्फ इतनी ही बात बताई है कि केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया और महाराष्ट्र अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसी के साथ इसका एनालिसिस हमें यह भी शोकेस करके बताएगा आगे ग्राफ के थ्रू कि कैसे अर्ली और मोर स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन जो होते हैं ये इस स्प्रेड को कंट्रोल करने में इफेक्टिव होते हैं, जो कि हम आने वाले टाइम में बहुत जल्द देखेंगे। इसी के साथ हमने अभी तक यहाँ पे वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी की बात करी। यहाँ पे आपको जान के खुशी होगी कि इंडिया ने सक्सेसफुली जो पैंडेमिक कर्व का पीक होता है उसको सितंबर तक पुशअप कर दिया था, और ये सिर्फ हो पाया लॉकडाउन की वजह से। ये भी हम आगे चल के ग्राफ के थ्रू देखेंगे। और इस पूरे साल की जो सबसे बड़ी खबर है, अब हम उस पर आ जाते हैं, जो कि आपको प्रीलिम्स में हिट कर सकती है, जिसका जवाब है 23.9% का कॉन्ट्रैक्शन। आई होप आप सबने खबर सुन ली होगी, आप सबको ये चीज पता होगी कि क्वार्टर वन में, और इसी कारण से मैंने क्वार्टर आपको ऊपर अभी समझाया है, क्वार्टर वन में -23.9% का कॉन्ट्रैक्शन हमारी इकोनॉमी को देखने को मिला जीडीपी में। इसी के साथ साथ जब ये रिकवरी होती है तो आपको देखने को मिला, हमने वी शेप्ड रिकवरी के बारे में पढ़ा, और इस वी शेप्ड रिकवरी के चलते हम -23.9 से -7.5% पे चले गए क्वार्टर टू में। तो ये जो रिकवरी हुई थी -23.9 से -7.5%, आपको ये जानना चाहिए कि ये रिकवरी सारे की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में हमें देखने को मिली, जो कि एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन है हमारी कंट्री के लिए। मगर हाँ, हम इस चीज को भी नहीं नकार सकते कि हमारे यहाँ पे बोथ डिमांड एंड सप्लाई शॉक हमको लगे हैं। अब ये डिमांड एंड सप्लाई शॉक क्या है? बेसिकली जैसा आपको पता है दोस्तों कि हमारा जो लेबर मार्केट है इसमें पूरा डिसरप्शन हो गया था, जिस कारण से अब क्योंकि लेबर मार्केट डिसरप्ट हो गया, लोग नौकरी पे नहीं गए, लोगों की नौकरियां चली गई। तो आप मुझे बताओ कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम, मतलब कि जो खर्च करने वाली इनकम है, वो बढ़ेगी या कम होगी? ऑफ कोर्स आपका जवाब होगा कम होगी। अब क्योंकि लेबर मार्केट डिसरप्ट हो गया, कंपनीज ने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया, तो जो फर्म्स हैं जिन्होंने लोन लिया हुआ था, क्या उन पे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या आपको नहीं लगता कि हमारी जो इकोनॉमी है उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी लॉस हुई होगी? बिल्कुल हुई होगी। मतलब कि अगर हमारी देश में किसी प्रोडक्ट के 100 प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते थे, 100 आइटम्स, तो अब उसमें से 10 ही बन रहे होंगे। ठीक है, तो इन चीजों को नकारा बिल्कुल भी नहीं जा सकता। और इसी कारण से तो दोस्तों हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमारे सामने लेके आती है, जो कि हमारे सामने बहुत वर्जन्स में आत्मनिर्भर भारत पैकेज हो, एमएसएमई को कुछ सहायता देनी हो, इतना बड़ा फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन चलाना हो, ड्राइव चलानी हो, जिसको हम देखेंगे आगे, ये सब हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए किया।
तो यहां पे हमको देखने को मिला कि ऑन द डिमांड साइड जैसे ही पेंडेमिक हिट हुआ, इन्होंने या हमारे लोगों ने सिर्फ नेसेसिटीज की चीजों को खरीदना चालू किया और जितने भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस थे उसको सेव करना चालू किया, जिस कारण से हमारी डिस्पोजेबल इनकम जो थी वो हमने सेव करना शुरू करी। तो इस कारण से क्या हुआ, डिमांड जो है मार्केट में वो कम होने लग गई, क्योंकि लोग डरे हुए थे अनसर्टेन सिचुएशन से कि पता नहीं आगे चल के क्या हो। तो दोस्तों इस पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो बढ़ाना पड़ेगा, अगर लोग खर्चा नहीं करेंगे तो कंपनीज प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगी और जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स लाए गए, जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जिसमें 103 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई और एक्सिलरेट किया गया। मंजूरी तो पहले ही मिल चुकी थी, क्यों? ताकि डिमांड पुश हो सके। डिमांड पुश का क्या मतलब होता है? डिमांड पुश का मतलब होता है कि जब लोग खर्चा करना ज्यादा शुरू करेंगे तो डिमांड पिकअप होगी। तो इस डिमांड पुश के कारण प्रोडक्शन फैसिलिटीज काम करना चालू करेंगी और इकोनॉमी को एक अपटर्न मिल जाएगा। तो चलिए अब उन कारणों को जानने की कोशिश करते हैं विच विल शेकल योर हार्ट। जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये कोविड-19 वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस है जिसका आप सब इंतजार कर रहे हो, राइट? अब दोस्तों इस पेंडेमिक ने सारे पॉलिसी मेकर्स को इस डायनेमिक सिचुएशन से निपटने के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट करा, और मैं वो बताता हूं कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। क्योंकि ये डिजीज इतनी डायनेमिक थी कि हम समझ नहीं पा रहे थे सबसे पहले तो कि इसका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। इसके बाद अगर मैं कुछ आपके साथ में फैक्ट्स शेयर करूं तो आपको समझ में आएगा कि ये कितनी फैटल इस बीमारी का अंजाम था। बाय द एंड ऑफ फरवरी 2020 की अगर मैं बात करूं तो इन्फेक्शन जो है वो 54 कंट्रीज तक रीच आउट कर चुका है। इसने अभी तक इट हैज इन्फेक्टेड 85,403 इंडिविजुअल्स अक्रॉस द वर्ल्ड एंड रिजल्टेड इन अबाउट 3,000 डेथ्स। और ये 2020 की बात कर रहा हूं मैं, क्लियर हो गई बात? 2021 की बात नहीं चल रही है। तो जो इसका एक्सपोनेंशियल राइज था इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ केसेस, इसको विटनेस किया जा सकता है बाय द डेली कंपाइलेशन ऑफ WHO, जिसने इसके आउटब्रेक को, इस पेंडेमिक के, ऑन मार्च 11, 2020 विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ ऑफ इट्स इमरजेंस बताया था। एक साल के अंदर अंदर इसने 9.6 करोड़ लोगों को इन्फेक्ट कर दिया था, जिसमें से एवरेज रेट था 3.3%। एक देश की 3.3% जनता पर डे एवरेज रेट पे, क्लियर हो रही बात आपको? और नंबर ऑफ डेली केसेस लगातार बढ़ रहे थे, 6 लाख केसेस पर डे। इस पेंडेमिक के कारण 20.5 लाख लोगों की हमने मौत होते हुए देखी अक्रॉस 220 कंट्रीज। इसका ग्लोबल केस फैटेलिटी रेट था 2.2% का एज ऑफ 15 जनवरी 2020। हाउएवर ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द पेंडेमिक इसका केस फैटेलिटी रेट, मतलब कि अगर आपको कोविड पेंडेमिक हिट हुआ है या कोरोना वायरस हिट हुआ है तो आपके मरने के चांसेस कितने हैं, वो बहुत ज्यादा थे पहले। इट वॉज मच हायर एट अबाउट 5 to 6%। ठीक है, इसको आप इस ट्रेंड के थ्रू भी देख सकते हो। ये यहाँ पे आपको ग्लोबल ट्रेंड बताने की कोशिश की है, इसके स्प्रेड और केस फैटेलिटी रेट। ठीक है, डेली केसेस आप यहाँ से देख सकते हो, देखो कैसे राइज होना शुरू होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपनी पीक तक पहुंचते हैं। वहीं केस फैटेलिटी रेट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि इनिशियली यहाँ पे इस साइड केस फैटेलिटी रेट सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है और इसके बाद वापस से डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बस यही चीज हमको ऊपर बताने की कोशिश की है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसको रोका कैसे जाए। इसको रोकने के सिर्फ यही मेजर्स थे, जैसे कि सर्विलेंस। आप ये पता करो कि इस वायरस, मतलब किस व्यक्ति पे वायरस हिट कर चुका है और वो एक्टिव है। इसमें अर्ली डिटेक्शन जो है, जैसे RT-PCR, उसको यूज करके आप जल्दी से अर्ली डिटेक्ट करो। इसके साथ जिस व्यक्ति को डिटेक्ट कर लिया गया है उसको आप आइसोलेशन में रखो, केस मैनेजमेंट करो। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, मतलब कि वो व्यक्ति किससे मिला है, हमने ये देखने की कोशिश करी। आपको पता होगा कितने बड़े लेवल पे फॉलोअप ले रहे थे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। और इसी तरीके से बाय प्रैक्टिसिंग सोशल डिस्टेंसिंग एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस इस पेंडेमिक को रोका जा सकता था। इसी के साथ कुछ नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस भी हमारी गवर्नमेंट ने लिए, जैसे लॉकडाउन्स लगाना, स्कूल्स को बंद करना, नॉन इसेंशियल बिजनेसेस को ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगा देना, इस तरीके से। तो अक्रॉस द ग्लोब के एग्जांपल्स लेके ही
हमारी गवर्नमेंट ने ये सारे डिसीजंस लिए थे। तो ये तो हो गई बात जिंदगियों की। अब बात करते हैं जीवन व्यापन की। वर्ल्ड इकोनॉमी वॉज एस्टिमेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट इन 2020 बाय 4.3%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों, ये आपसे प्रीलिम्स में हिट कर सकता है। तो एज पर वर्ल्ड बैंक 4.3% कॉन्ट्रैक्ट हुई है वर्ल्ड की इकोनॉमी 2020 में, और IMF के हिसाब से 3.5%। एंड सो दिस पर्टिकुलर पेंडेमिक इज वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस, बिकॉज दिस क्राइसिस द वर्ल्ड इज फेसिंग टुडे इज यूनिक इन नंबर ऑफ वेज। पहला, ये एक हेल्थ इंड्यूस्ड क्राइसिस है जिसमें आप लोगों को छू नहीं सकते, राइट। ये ग्लोबल रिसेशन जो आया है ये अपने प्रीवियस ग्लोबल रिसेशन से बहुत ज्यादा अलग है। जैसे अभी हमने ग्रेट डिप्रेशन की बात करी 1930-32, कैसे अलग है दोस्तों? जो ये ग्रेट डिप्रेशन आया था ये फाइनेंशियल क्राइसिस था एक, ठीक है। ये कुछ गलत डिसीजंस की वजह से, एक बबल फटने के कारण, जैसे अगर मैं 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करूं तो एक बबल फटने के कारण फाइनेंशियल क्राइसिस आया है, ठीक है। वैसे ही 1975-82 शार्प मूवमेंट्स इन ऑल प्राइसेस के कारण, कभी वॉर से आपके यहाँ पे क्राइसिस आपको देखने को मिले, ठीक है। 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यहां पे हमको जब वॉर्स फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण ये रिसेशन देखने को मिला तो ये अलग तरीके का रिसेशन था, मगर ये हेल्थ इंड्यूस्ड रिसेशन जो है ये वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस इसको बना देता है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे हो बहुत बेहतर तरीके से। इसी के साथ अगर हम कुछ और एनुअल डिक्लाइन पे बात करें तो नेशनल पर कैपिटा जो थी इट वॉज हाइएस्ट सिंस 1870 विच वॉज मोर देन 90%। और ये नेशनल पर कैपिटा ज्यादा नहीं है, मैंने आपको एक वर्ड तो बताया ही नहीं, वो नेशनल पर कैपिटा का डिक्लाइन है, ठीक है। द डिक्लाइन इन नेशनल पर कैपिटा इज हाइएस्ट सिंस 1870, मोर देन 90%, इवन हायर देन द प्रोपोर्शन ऑफ 85% ऑफ कंट्रीज इन रिसेशन। और ये हाइट थी ग्रेट डिप्रेशन की। और ये जो डिक्लाइन है ना दोस्तों, ये आपको वर्ल्ड ओवर इसीलिए देखने को मिल रहा है, जो अभी हमने जस्ट एक चेन डिस्कस की थी कि कैसे हर कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि आज जो ग्लोबलाइजेशन है वो पहले से बहुत ज़्यादा है, विच वॉज इन एट द टाइम ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। और इसी कारण से फ्यूचर में कोई बड़ी बात नहीं है कि इस नेगेटिव ग्रोथ को आगे चल के ग्रेट लॉकडाउन के जैसे पढ़ा जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस वंस इन अ सेंचुरी सिंक्रोनाइज रिसेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझाया गया है, जहाँ पे आपको कितने परसेंटेज ऑफ इकोनॉमीज रिसेशन में चली जाएंगी यहाँ पे आपको शोकेस करके दिखाया गया है। डेट इज नियर अबाउट 95% इन 2016 के बाद, ठीक है। थर्डली, ये जो प्रेजेंट क्राइसिस है ये अपने आप में एक बहुत यूनिक है, बिकॉज इट ओरिजिनेटेड इन अ पेंडेमिक डेट रिक्वायर्ड सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि हमने बात करी, फिजिकल इंटरेक्शन आप कर नहीं सकते, कंटेनमेंट मेजर्स आपको अपनाने हैं, शॉर्ट रन में हमने कुछ ट्रेड ऑफ करा लाइवलीहुड्स में, और फ्लैटनिंग ऑफ कर्व हमें समझना था। तो अब हम सीधे इस पे आ जाते हैं। फ्लैटनिंग ऑफ कर्व क्या है? देखिए, यहां पे हम इसको अगर समझने की कोशिश करें तो आप देख पाओगे कि अगर हम टाइमली लॉकडाउन नहीं लगाते तो हमारा जो पीक है वो इसी टाइम पे आ जाता। इस टाइम पे अगर मैं यहां पे इसको नीचे ड्रॉप डाउन करूं, ये टाइम है, ये देखो टाइम सिंस फर्स्ट केस, और ये नंबर ऑफ केसेस है, तो इसी टाइम पे हमारा पीक पहुंच जाता, जिसको अभी हमने देखा था ना कब तक डिले कर दिया था, हमने इसको सितंबर तक डिले कर दिया था। ये देखो यहां पे पीक कब आया हमारा? सितंबर में। क्लियर हो रही बात? क्यों ऐसा हुआ? इसी को बोला गया फ्लैटनिंग ऑफ कर्व, इस कर्व का फ्लैट हो जाना। यहां से इस फ्लैट को हमने यहां पे कर्व करवा दिया। क्लियर हो रही बात? तो लोवरिंग द पीक, पीक के लोअर होने का मतलब क्या है? मॉर्टेलिटी रेट का कम होना, लोगों के मरने का दर कम होना, साथ ही जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कमजोर था उस पर ओवरलोड नहीं पड़ा, इस कारण से हम इस सिचुएशन को बहुत बेहतर तरीके से संभाल पाए। और ये हुआ क्यों? ये हमारे लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटेक्टिव मेजर्स के कारण हुआ, जिस कारण से ये कर्व हमने फ्लैटन किया। और साथ ही साथ जो हमने टेस्टिंग को रैंप अप किया था और अपनी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज को रैंप अप कर लिया था लॉकडाउन लगा के, ये उसके कारण कर्व फ्लैट हुआ है।